इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी को दिखाते हुए, जहां के सभी लोग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे। सारे सिटीजन्स को सिंपल और ट्रेडिशनल वे में रहना ही पसंद होता था। इस समय ना ही नक्शे हुआ करते थे और ना ही किसी को पता था कि वो सब पृथ्वी पर मौजूद हैं। विज्ञान इतना भी आगे नहीं बढ़ा होता। साथ ही साथ वो सारे लोग अंधविश्वासों पर बहुत ही ज्यादा बिलीव किया करते थे। उनमें से सभी का मानना होता है कि डेविल का एक बहुत ही खतरनाक राक्षस हमारे पृथ्वी पर रहता है। वो डेविल मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर कोई उसके आंख में देख ले तो वो जिंदा ही नहीं रह पाता। इसीलिए गांव वाले रात होने के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते। अब हमें एक गांव की बहुत सारी लेडीज दिखाई जाती हैं, जो कि एक समुद्र के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स के बकेट बनाकर उसके अंदर कैंडल रख के पानी में बहा रही थी। दरअसल गांव की उन लेडीज का मानना होता है कि वो फ्लावर बकेट अगर किसी भी इंसान को मिला तब उसी से ही फ्यूचर में उनकी शादी होगी। अब हमें उन्हीं में से नेस्तुजिया नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जिसका फ्लावर बकेट आज तक किसी इंसान को नहीं मिला, यानी कि वो अभी भी अपने हमसफर को ढूंढ रही है। पर अब अचानक नेस्तुजिया जब समुद्र के किनारे मौजूद थी तो उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। ये डेड बॉडी तो पास ही वाले गांव के राजा की बेटी की थी, जिसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं, यानी कि वो मरी नहीं थी। लेकिन नेस्तुजिया इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर गई और पानी के अंदर डूबने लगी। नेस्तुजिया को तो स्विमिंग करने बिल्कुल नहीं आता था और लग रहा था कि वो भी मर जाएगी। पर अचानक पानी के अंदर से कोई अजीब सी क्रिएचर वाली चीज नेस्तुजिया को पकड़कर ऊपर लेके आ जाती है। ये किसी जानवर और इंसान का हाइब्रिड रूप लग रहा था, जो काफी खतरनाक होता है। उसके पूरी बॉडी पर बहुत सारे सींग निकले हुए थे और ऐसा जानवर आज तक नेस्तुजिया ने कभी देखा ही नहीं था। राजा की बेटी भी थोड़ा सा होश में होती है, जो ये सारी चीजें बेहोशी की हालत में देख रही थी। पर उस बहुत सारे सींग वाले जानवर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। अब अगले दिन दूसरे गांव के राजा को अपनी बेटी मिल जाती है, जो कि किनारे पर आ चुकी थी। राजा की बेटी की सांसें अभी भी चल रही थी। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसका इलाज करने के लिए अंदर लेकर जाते रहते हैं। लेकिन राजा की बेटी ने उनसे कहा कि मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। लेकिन यहाँ राजा की बेटी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद चर्च में कोई भी प्रीस्ट उसकी डेड बॉडी को 3 दिन तक प्रे करता रहेगा, क्योंकि तभी मुझे उस बहुत सारे सींग वाले आदमी के बारे में पता चल सकता है। लेकिन ये 3 दिन प्रीस्ट को लगातार प्रे करते रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा की बेटी ने अपना दम तोड़ दिया। राजा तो अपनी बेटी के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो उसकी आखिरी इच्छा कैसे भी पूरी करना चाहता था। इसीलिए अब राजा ने अपनी बेटी की डेड बॉडी को पास ही वाले चर्च में रख दिया और एक प्रीस्ट को बुलाकर समझाया कि तुम्हें लगातार 3 दिनों तक प्रे करते रहना पड़ेगा। इसके बदले राजा ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर वो प्रीस्ट 3 दिन तक ये प्रे नहीं कंटिन्यू कर पाया तब राजा उसे जान से मरवा देंगे, यानी कि वो दोनों तरफ से फंस चुका था। अब बिना देरी किए प्रीस्ट चला जाता है चर्च के अंदर राजा की बेटे की डेड बॉडी के पास। उसने तो थोड़ी देर में ही अपना प्रेयर करना स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन अचानक कुछ ही घंटों के अंदर हालात चेंज होने लगे। चर्च में मानो बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी। सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आंधी तूफान आने वाला हो। प्रीस्ट को यह अंदाजा हो गया था कि जरूर ये कोई खतरनाक आत्मा हो सकती है। इसीलिए उसने अपने बचाव के लिए चारों तरफ एक प्रोटेक्शन सर्कल बना दिया, क्योंकि बुरी आत्मा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। पर शायद उस प्रीस्ट का लक बहुत ही ज्यादा खराब था। चर्च में अचानक से बहुत ही खतरनाक उस राजा की बेटी की आत्मा आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने तो प्रीस्ट के ऊपर हमला करके उसे जान से मार दिया। अब हमें उसी गांव में जोनाथन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक लेडी के साथ मजे कर रहा था। पर अब उस लेडी के फादर को उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए वो तुरंत जोनाथन के पास आकर कह रहा था कि अब तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी होगी। जोनाथन तो तुरंत ही खड़ा होकर कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी जरूर करूंगा, लेकिन कुछ समय बाद। ऐसा कहते ही जोनाथन अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से भागने लगा। उस आदमी के बहुत सारे लोग जोनाथन का पीछा कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा चालाक और शातिर होता है, जो घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से निकल गया था। दरअसल जोनाथन का एक सपना होता है कि वो इस पूरी पृथ्वी का एक नक्शा बनाए, यानी कि एक ऐसा मैप जो पूरी पृथ्वी को दर्शाता हो। इससे पहले जोनाथन ने अपने पूरे गांव का भी मैप बनाया होता है, जो काफी ज्यादा एक्यूरेट था। उसने तो अपने काम में मदद मांगने के लिए अपने कई सारे दोस्तों को लेटर भी लिखे, जिससे कि वो उन्हें कंट्रीब्यूट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वही राजा दिखाया जाता है, जिसकी बेटी अब मर चुकी थी। उस राजा ने तो अपने एक प्रीस्ट को 1000 सोने के
सिक्के दे दिए थे और कहा था कि चर्च में जो प्रीस्ट मेरी बेटी के लिए प्रे कर रहा है उसे जाकर दे दो। दरअसल राजा का ये ब्लैक प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक था। उसे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे फायदा निकलवाना काफी अच्छी तरीके से आता था। इसीलिए वो ब्लैक प्रीस्ट चर्च के अंदर जाने लगा वो सारे सिक्के प्रीस्ट को देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो चर्च के अंदर अपनी कदम रखता है तब उसे पता चला कि वो पुराना वाला प्रीस्ट तो मर चुका है। उसके चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ था और गॉड का सिंबल फेंका हुआ होता है। ब्लैक प्रीस्ट तो ये सारी चीज देखकर तुरंत ही शॉक हो गया, क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका था कि ये सारी चीजें किसी बुरी आत्मा ने की हैं और ये प्रीस्ट तो अपनी प्रोटेक्शन क्रॉस की मदद से भी नहीं कर पाया। यानी कि जो भी आत्मा ने इसके ऊपर हमला किया है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। ब्लैक प्रीस्ट के हाथों से तो उसका सोने का सिक्के का गुच्छा भी गिर जाता है जो पूरी तरीके से फैल गया था, क्योंकि अब ब्लैक प्रीस्ट उन खतरनाक आत्माओं से डर चुका होता है। तभी अचानक उस जगह पर मरून ब्रदर्स आ जाते हैं। वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा लालची थे और लोगों को पकड़कर लूटा करते थे। इतने सारे सोने के सिक्के को देखने के बाद वो दोनों उन्हें आकर जमा करने लगे जिससे कि वो अपने पास रख सके। लेकिन वो ब्लैक प्रीस्ट तो दोनों को समझा रहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जगह बहुत ही ज्यादा श्रापित है और खतरनाक आत्माओं से घिरी पड़ी है और उसी आत्मा ने हमारे इस प्रीस्ट की जान ली थी। लेकिन मरून ब्रदर्स तो लगातार सोने के सिक्के को जमा करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ब्लैक प्रीस्ट कहता है कि अगर इस जगह पर खतरनाक आत्माएं हैं तो हमें इस जगह को पैक करना पड़ेगा। इसीलिए वो चला जाता है टूटी हुई छत को ठीक करने के लिए। मरून ब्रदर्स तो लगातार नीचे वेट कर रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक भाई का पैर फिसलता है और उसकी आंखों में लकड़ी के टुकड़े घुस गए थे। वो बहुत ही ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा था। ब्लैक प्रीस्ट समझ गया था कि ये हमला हो न हो उसी खतरनाक आत्मा ने किया होगा जो नहीं चाहती कि इस चर्च के अंदर कोई भी आए। मरून ब्रदर्स के साथ ब्लैक प्रीस्ट भी वहाँ से भागने लगा था। वो अब सीधा राजा की तरफ चले आते हैं जो अपनी पूरी सेना के साथ चर्च के पास आ चुके थे। ब्लैक प्रीस्ट ने तो राजा को बताया कि यहाँ पर मौजूद एक खतरनाक आत्मा ने मरून ब्रदर्स पर हमला किया और आपकी बेटी की डेड बॉडी को वहीं पर छुपा कर रख लिया। वो खतरनाक आत्माएं बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी अंदर घुसे। हालांकि शुरुआत में राजा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन थोड़ी ही देर में उस पूरे चर्च के चारों तरफ काले कौवे घूमने लग जाते हैं और रात के समय काले कौवे के उड़ने का संकेत बहुत ही ज्यादा डरावना होता था। सारे गांव वाले तो ये डरावना मंजर देखकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे और अब राजा कहते हैं कि इस पूरे चर्च को सील कर दिया जाए जहां से वो खतरनाक आत्मा कभी भी बाहर ना निकल सके। मेरी प्यारी बेटी की डेड बॉडी वहीं पर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। प्रीस्ट के कहने पर राजा भी मान जाते हैं कि हमें इस चर्च को छोड़कर कोई दूसरा चर्च बनाना चाहिए। इसीलिए वो ब्लैक प्रीस्ट पूरा रिचुअल परफॉर्म करते हुए एक नए चर्च का निर्माण करने में लग जाता है। उसने तो सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और प्रे करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर के अंदर वहां पर बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं जो इस चर्च को रोकने की कोशिश कर रही थी। इनमें से कुछ ऐसी खतरनाक आत्माएं होती हैं जो लोगों को जिंदा निगल जाती, लेकिन अच्छी आत्माएं चाहती थी कि नया चर्च बने और पुराने चर्च में से सारी बुरी ताकतें चली जाएं। सभी गांव वाले तो एक साथ बैठकर प्रे करने में बिजी हो जाते हैं। तभी हमें पुरानी चर्च के ऊपर वही सिंग वाला आदमी दिखाया जाता है जिसने कि कई लोगों की मदद की होती है। वो ये सारी चीजें देखकर नोटिस कर रहा था, लेकिन वो पता नहीं क्यों लोगों के सामने जाता ही नहीं। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। जोनाथन जो पूरी दुनिया घूमकर उसका नक्शा बना रहा था वो भी अब उस टाउन में आ जाता है अपने सभी दोस्तों के साथ। वो सभी बैठकर खाना खा ही रहे थे, तभी जोनाथन के साथी उसे बताते हैं कि कुछ समय पहले हम इस टाउन के अंदर गए थे, लेकिन हमारा बहुत ही प्यारा प्रीस्ट साथी वहां पर लॉस्ट हो गया। दरअसल जब वो सब अपनी प्रीस्ट साथी के साथ टाउन में इंटर हुए थे तब वो एक घर के अंदर चले गए। उस घर के अंदर तो एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो एक रात के लिए उन्हें रुकने के लिए कह देती है, लेकिन हमारे प्रीस्ट साथी को उस जगह पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो तो सारी चीजों की अच्छे से छानबीन भी करने लगा था। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देती है जो कि एक खतरनाक आत्मा थी। वो तो प्रीस्ट को अपने साथ उड़ाते हुए समुद्र के ऊपर लेकर चली गई होती है और अब यहाँ पानी के रिफ्लेक्शन में उस बुरी आत्मा का चेहरा दिख रहा था जो और कोई नहीं बल्कि वो राजा की बेटी होती है। यानी कि राजा की बेटी की आत्मा अब चर्च से आजाद होकर चारों तरफ फैल चुकी है और तब से ही उन सभी को अपना प्रीस्ट साथी मिल ही नहीं रहा है। हालांकि जोनाथन ने सारी बातें सुनी पर वो इस पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि जोनाथन स्पिरिचुअल चीजों से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करता था। उसके हिसाब से शैतान आत्माएं जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अब जोनाथन उसी टाउन के एक जंगल में लगातार घोड़ा गाड़ी पर बैठकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उनके घोड़े अचानक भागने लगे थे। जोनाथन ने देखा कि चारों तरफ से किसी अलग टाइप के खतरनाक जानवर उनका पीछा कर रहे हैं।
ये जानवर किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं लग रहे थे। देखने पर पता चल रहा था कि कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। जोनाथन तुरंत ही अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर उन सभी के ऊपर हमला करने लगा, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण उनसे लड़ना एकदम नामुमकिन था। उन सारे जानवरों ने तो घोड़ा गाड़ी के ऊपर आकर हमला करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि जोनाथन अपने घोड़े की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन अब बदकिस्मती से उसके घोड़ा गाड़ी पर आग लग चुकी थी। जोनाथन ने मदद के लिए अपनी गाड़ी को टाउन की तरफ मोड़ दिया, जहां पर बहुत सारे लोग रहा करते थे। अब लगातार उन खतरनाक जानवरों से बचते हुए जोनाथन टाउन के अंदर आ जाता है और कीचड़ में जाकर गिर जाता है। उस जगह पर तो वो ब्लैक प्रीस्ट भी मौजूद था, जो जोनाथन को एक बहरूपिया समझकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगा। वो तो सभी गांव वालों को किताब दिखाकर कहने लग जाता है कि ये आदमी भी शैतान का एक रूप है और ये हमारे टाउन के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए अब गांव वालों ने जोनाथन को पकड़कर कैद कर लिया था। जोनाथन भी आखिरकार डिसाइड करता है कि वो अपना नक्शा बनाने का काम भी इसी टाउन से स्टार्ट करेगा। इसीलिए अब वो कई दिनों के लिए उसी गांव के अंदर आकर रुक गया था। अब वो ब्लैक प्रीस्ट चाहता था कि वो राजा के बदले उसकी जगह पर काम करे, यानी कि उसकी नजर राजा की सत्ता पर थी। लेकिन वो राजा की स्पिरिचुअल वाली चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि राजा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को वापस जिंदा कर सकता हूँ, उसकी आत्मा उसकी बॉडी में वापस डाल के। इसीलिए राजा कई सारे प्रीस्ट को बुलाकर उनका इलाज कराने की कोशिश करते थे। राजा को जब यहाँ जोनाथन के बारे में पता चला कि एक कलाकार उसके गाँव में आया है जो कि तरह तरह के नक्शे बना सकता था, इसीलिए अब राजा जोनाथन को अपने महल में बुलाकर उसे ऑफर देते हैं कि तुम किसी भी तरीके से हमारे पूरे टाउन का एक नक्शा बना दो और इन सारी चीजों में वो खतरनाक चर्च भी इंक्लूड होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बदले राजा ने तो जोनाथन को कई सारे सोने के सिक्के देने का वादा किया, पर ये सारी चीजें उस ब्लैक प्रीस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि ये खतरनाक आत्माएं उसी चर्च के अंदर बन रहे हैं और चर्च कभी ओपन ना हो। इसीलिए वो कांटेक्ट करता है डायरेक्टली मरून ब्रदर्स से। ब्लैक प्रीस्ट तो उन दोनों को धमकी देने लगा था कि मुझे पता है कि लास्ट टाइम तुम दोनों ने ही वो सारे सिक्के चुराए थे, और अगर ये बात राजा को पता चल गई तब वो तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए ब्लैक प्रीस्ट उन दोनों मरून ब्रदर्स को बोलकर अपना काम करवाने लगा था। उनका मेन मकसद होता है कि पुराने वाले खतरनाक चर्च को ओपन होने से रोकना, क्योंकि राजा तो पूरी कोशिश करने वाले थे उसे ओपन करके अपनी बेटी की आत्मा बॉडी में वापस डालने के लिए। अब यहाँ ब्लैक प्रीस्ट के कहने पर दोनों मरून ब्रदर्स जोनाथन के पास आ जाते हैं और उसे अलग अलग कहानियां बताने लगते हैं। एक भाई बता रहा था कि जब हमारे गांव का एक प्रीस्ट जब चर्च के अंदर गया राजा की बेटी के सामने प्रे करने के लिए, तब राजा की बेटी की आत्मा उसके सामने आ गई थी और वो उसे लगातार मारने लगी। उस आत्मा ने तो चारों तरफ पेड़ की टहनियां उगा दी थी, जिससे कि वो प्रीस्ट को लगातार मारने लगी। वहीं दूसरा भाई कहानी बताता है कि भले ही राजा की बेटी एक घोस्ट बन चुकी है, लेकिन उस प्रीस्ट को कंट्रोल करना आता था। उसने किसी भी तरीके से राजा की बेटी की आत्मा को ताबूत के अंदर बंद कर दिया और अपने एक हथियार से उस ताबूत को ही तोड़ दिया, जिससे कि उस आत्मा का श्राप टूट जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ जोनाथन को उन दोनों की बातों पर भरोसा ही नहीं होता। वो तो समझ रहा था कि दोनों भाई बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। थोड़े ही देर बाद जोनाथन देखता है कि दोनों ब्रदर्स अचानक से चेंज होने लगे हैं। उनकी पूरी बॉडी किसी खतरनाक क्रिएचर जैसी बनने लगी थी। देखते ही देखते वो सब काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उस जगह पर तो अब राजा की बेटी की आत्मा भी आ चुकी थी, जो उन सभी को कंट्रोल कर रही होती है। जोनाथन जो आज तक इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं करता था, उसे यकीन आ चुका होता है। उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना लिया, जिसके अंदर वो सेफ रहेगा। अब उस पूरी जगह पर आग लग चुकी थी और देखते ही देखते चारों तरफ शैतानी आत्माएं आने लग जाती हैं। जोनाथन तो एक समय पर एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, जहां शैतानों की देवता रहते हैं। अब तो वो खतरनाक इविल गॉड, जिसके कई सारे आंख मौजूद थे, वो जोनाथन के सामने आ जाते हैं। इविल गॉड ने तो जोनाथन को अब एक इम्पोर्टेंट काम दिया कि वो उसके लिए किसी भी तरीके से बहुत सारे सींग वाले क्रिएचर के बारे में पता लगाए, और अगर ऐसा नहीं किया तो इविल गॉड जोनाथन को जान से मार देंगे। ये सारी बातें करते ही जोनाथन वहाँ बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो निकल पड़ा था पुराने चर्च के पास वहाँ के मैप बनाने के लिए। इस बारे में राजा और उसके लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन उन दोनों मरून ब्रदर्स को अंदाजा हो जाता है कि जोनाथन क्या करने वाला है। वो उसका लगातार पीछा भी करने लगे थे। अब यहाँ चर्च के ऊपर काम करते समय जोनाथन का ध्यान भटक गया और वो ऊपर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन उसका एक साथी कैसे भी करके उसे बचा लेता है। जोनाथन के साथी को लग रहा था कि चर्च के अंदर जो बुरी आत्माएं मौजूद हैं, वो उसे मैप बनाने के लिए नहीं देंगी।
उल्टा वो सब तो जोनाथन की जान ले सकती हैं। इसीलिए जोनाथन का दोस्त उसे वहां जाने से रोक रहा था। यहाँ पर मरून ब्रदर्स में से एक भाई लास्ट टाइम चुराए गए सारे सोने के सिक्के को एक जमीन में गाड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि असली सच्चाई राजा के सामने आए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो मरून ब्रदर्स उस सोने के सिक्के को वापस देखने आता है, तब वहां से उन्हें किसी ने चुरा लिया था। उसे तो लगने लगा कि जरूर ये काम जोनाथन या फिर उसके छोटे भाई का हो सकता है। सबसे पहले बड़ा वाला मरून ब्रदर चला गया था जोनाथन को मारने के लिए। वो जोनाथन के साथी को पकड़कर उसके लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। मरून ब्रदर ने जोनाथन के साथी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया, लेकिन कुछ देर बाद ध्यान भटकने के कारण जोनाथन का साथी तुरंत ही वहां से भाग जाता है। उसे पता चल गया था कि ये सभी लोग जोनाथन की जान लेना चाहते हैं, इसीलिए वो जोनाथन के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बता रहा था और यहाँ से निकलने के लिए कहता है। जोनाथन अपने सारा सामान समेटने लगा, क्योंकि उसे इस टाउन से बाहर निकलना है। अब जोनाथन का दोस्त अपनी एक पुरानी साथी जिसका नाम नेस्तुजिया होता है, उसके पास जाकर कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो। नेस्तुजिया वही लड़की होती है जिसने की सबसे पहले उस सींग वाले क्रिएचर को देखा था। नेस्तुजिया बहुत ज्यादा सोचने के बाद अपने दोस्त के साथ जाने के लिए रेडी हो गई। वहीं गांव में अब हमें दिखाया जा रहा था कि ब्लैक प्रीस्ट सारे लोगों को राजा के खिलाफ भड़का रहा होता है, क्योंकि उसे राजा की गद्दी जो चाहिए थी। क्योंकि अब राजा गांव के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लोगों का भरोसा उनसे उठता जा रहा था। जोनाथन और उसका साथी तो इस गांव से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्होंने एक नाव में अपना सामान भी रख दिया था। वहीं अब मरून ब्रदर्स एक दूसरे के ऊपर शक खाकर सोने के सिक्के के लिए लड़ाई कर रहे थे। बड़े वाले मरून ब्रदर ने तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपने छोटे भाई की जान ले ली होती है, और उसी समय वहां पर नेस्तुजिया आ गई थी जिसने की सारी चीजें देख ली होती है। सभी गांव वाले वहां पर आवाज सुनकर आने ही वाले थे, तभी बड़े वाले मरून ब्रदर ने चाकू लेकर नेस्तुजिया के हाथ में रख दिया और ऐसा नाटक करने लगा कि नेस्तुजिया ने ही उसके छोटे भाई को मारा है। सारे गांव वाले ने जब ये देखा तब उन्हें लगने लगा कि नेस्तुजिया ने ही ये सारी चीजें की हैं और उसे शैतान ने कंट्रोल कर लिया है। सभी लोग नेस्तुजिया को बहुत ज्यादा मारने लगे थे और उसे पकड़कर गांव की तरफ लेकर जाते हैं। अब जोनाथन अपना सामान पैक करते टाइम पानी के अंदर गिर जाता है, लेकिन उसकी मदद किसी अनजान चीज ने की जिसे कि वो देख नहीं पाता। तभी जोनाथन को किनारे पर उसी क्रिएचर के थोड़े बॉडी पार्ट मिलते हैं जिसने की नेस्तुजिया की भी जान बचाई थी। अब यहाँ जोनाथन डायरेक्टली राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि मुझे पता है कि आपने सिर्फ नक्शा बनाने के लिए मुझे नहीं कहा है, आप चाहते हो कि मैं आपके बेटे के कातिल को ढूंढूं और उसे जान से मार दूं। राजा तो अब जोनाथन के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे कि उन्हें किसी भी तरीके से अपने बेटे के कातिल को ढूंढना है। अब यहाँ सभी गांव वाले नेस्तुजिया को पकड़कर जान से मारना चाहते थे, लेकिन राजा आकर उन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ ब्लैक प्रीस्ट ने तो अपनी बातों से सारे गांव वालों को मैनिपुलेट कर लिया था, जिससे कि वो राजा की बातों पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। वो सभी लोग तो राजा के पीछे हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। जोनाथन को भी अब एक अपराधी समझकर पकड़ लिया गया था और उसे एक कारागार के अंदर बंद कर देते हैं। उस गुफा के अंदर तो नेस्तुजिया भी मौजूद थी, जिससे बात करने के बाद जोनाथन को ये पता चला कि नेस्तुजिया उस क्रिएचर को जानती है जिसके बॉडी पर काफी सारे सींग मौजूद थे। नेस्तुजिया तो उससे कई बार मिल चुकी है, लेकिन यहाँ जोनाथन किसी भी तरीके से बचना चाहता था, इसीलिए वो अपने नक्शे को बाहर निकालकर सारी चीजें पता करने लग जाता है। जोनाथन का दोस्त जो कि ब्लैक प्रीस्ट पर नजर रख रहा था, वो ये सुन लेता है कि ब्लैक प्रीस्ट राजा को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है और मरून ब्रदर में से बड़ा भाई भी इस सत्ता को संभालेगा। जोनाथन का साथी तुरंत उसे बचाने के लिए वहां चला गया और उसे गुफा से बाहर निकाल दिया। जोनाथन को किसी भी तरीके से उस सींग वाले क्रिएचर को ढूंढना होगा जिससे कि वो नेस्तुजिया की जान बचा सके। वहीं अब प्रीस्ट सारे गांव वालों को लेकर नेस्तुजिया को जान से मारने के लिए आ जाता है, लेकिन प्रीस्ट को साबित करना था कि नेस्तुजिया के अंदर शैतानी आत्मा मौजूद है। इसीलिए ब्लैक प्रीस्ट ने नेस्तुजिया को एक नाव के ऊपर बांध दिया और ये बताया कि अगर नेस्तुजिया की नाव पानी के अंदर चली गई तो उसके बॉडी में शैतानी आत्मा मौजूद है। ब्लैक प्रीस्ट के सारे लोग तो जानबूझकर उस नाव के अंदर छेद कर देते हैं जिससे कि वो डूब जाए, और इससे सभी गांव वालों को भरोसा हो जाएगा कि नेस्तुजिया एक श्रापित आत्मा है। जोनाथन और उसका साथी किसी भी तरीके से नेस्तुजिया तक पहुंचकर उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें काफी ज्यादा देर हो जाएगी। तभी अचानक नदी के दूसरी तरफ से एक बहुत ही बड़े पेड़ के ऊपर से वही खतरनाक क्रिएचर आता है जिसके बॉडी पर काफी सारे सींग लगे हुए थे। सभी गांव वाले तो उसे एक राक्षस समझकर चले गए होते हैं उसे मारने के लिए, क्योंकि इसी खतरनाक राक्षस की वजह से इविल गॉड उन्हें परेशान कर रहे हैं। जोनाथन तो अब सीधा चले आता है उस चर्च के अंदर जहां पर राजा की बेटी की बॉडी रखी गई थी। जोनाथन जब चर्च के अंदर गया तब उसने देखा कि राजा की बेटी की बॉडी अभी भी वैसी की वैसी ही है, यानी कि जो भी सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से झूठ थी। अब अचानक पीछे से कोई अनजान आदमी आता है जो जोनाथन का मैप चुराने वाला था,
लेकिन जोनाथन ने उसके पैर में हमला करके रोक दिया होता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही पुराना प्रीस्ट था जो कि 3 दिन के लिए प्रे करने आया होता है। जोनाथन के पूछने पर उस प्रीस्ट ने सब कुछ बताया कि कई साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तब मुझे राजा की बेटी से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका होता है। जब इस गांव की लड़कियां बकेट के अंदर कैंडल जलाकर बहा रही थीं, तब मैंने जानबूझकर राजा की बेटी का कैंडल अपने हाथ में ले लिया होता है, जिससे कि ये कंफर्म था कि वही मेरे साथ शादी करेगी। लेकिन राजा की बेटी बहुत ज्यादा अमीर थी और वो प्रीस्ट काफी ज्यादा गरीब। वो किसी भी तरीके से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसने शर्म के मारे अपने द्वारा बनाए गए एक बहुत ही अजीब तरीके की पोशाक को पहन लिया होता है। ये पोशाक और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं सारे सींग वाले क्रिएचर की थी, जिसका मतलब ये होता है कि वो क्रिएचर रियलिटी में और कोई नहीं बल्कि प्रीस्ट था जो एक खतरनाक क्रिएचर होने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि इस तरीके से राजकुमारी उसे पहचान नहीं पाती और उसके साथ टाइम स्पेंड करती। लेकिन एक दिन पता नहीं किसी ने उसी के कॉस्ट्यूम पहनकर राजकुमारी का कत्ल कर दिया होता है। ये बात प्रीस्ट को भी नहीं पता थी। तभी अचानक पीछे से वही ब्लैक वाला प्रीस्ट आकर जोनाथन के सर पर हमला कर देता है और उसे बेहोश करता है। होश में आने पर उस ब्लैक प्रीस्ट ने रिवील किया कि उस प्रीस्ट की कॉस्ट्यूम पहनकर मैंने ही राजा की बेटी की जान ली होती है, क्योंकि ये सारी चीजें करना राजा को और ज्यादा कमजोर बना देता, जिससे कि राजा की सत्ता ब्लैक प्रीस्ट के पास आ जाती। और अब जोनाथन को सच्चाई का पता चल चुका है, इसीलिए ब्लैक प्रीस्ट उसे भी जान से मारना चाहता है। प्रीस्ट तो जोनाथन से कहने लगा था कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए तुम अपने लिए आखिरी प्रेयर कर लो। वहीं अब गांव वालों को इतना अंदाजा हो चुका था कि सींग वाला खतरनाक क्रिएचर जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम था। इसीलिए अब सभी लोग ब्लैक प्रीस्ट के अगेंस्ट हो गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे मारने के लिए। ब्लैक प्रीस्ट तो अपना वेपन निकालकर जोनाथन की जान लेने ही जाता, तभी अचानक ऊपर से गॉड का एक क्रॉस नीचे गिरता है, जिससे कि ब्लैक प्रीस्ट की तुरंत ही मौत हो गई थी। और ये सारी चीजें सभी लोगों के सामने हुई होती हैं, इसीलिए वो इसे चमत्कार मान रहे थे। नेस्तुजिया जो लगातार नदी के अंदर डूबती जा रही थी, उसे अचानक किसी ने बचा लिया होता है और सही सलामत ऊपर की तरफ लाकर छोड़ दिया होता है। सभी गांव वालों को रियलाइज हो चुका था कि राजा सही थे और ब्लैक प्रीस्ट गलत। मरून ब्रदर में से वो बड़ा भाई अपनी जान बचाकर गांव में से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मरून ब्रदर का घोड़ा उसे तुरंत ही एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि वो वहीं पर मर गया था। नेस्तुजिया के सही सलामत बचने के बाद अब वो प्रीस्ट उसके साथ काफी क्लोज हो गया था। नेस्तुजिया तो अब जोनाथन के उस साथी के साथ मिल गई थी जिससे वो प्यार करती थी। राजा तो अपनी मरी हुई बेटी को चर्च से निकालकर उसका रिचुअल परफॉर्म करता है और उसका बड़े अच्छी तरीके से फ्यूनरल कराता है। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद जोनाथन निकल पड़ा था इस पूरी दुनिया का एक बहुत ही अच्छा नक्शा बनाने के लिए, और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।